वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का नहले पे दहला हमारे खास कार्यक्रम में। इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं पेरिस, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन है दौरे का। इस दौरान सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। और वहीं सीएम योगी अपने गांव में भतीजे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए और साथ ही सीएम ने गांव का निरीक्षण किया है। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने छोटे भाई के साथ गौशाला में गायों को रोटी खिलाई। सीएम योगी आज सबसे छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे अनंत बिष्ट के मुंडन संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान हल्दी लगाते समय मासूम मचलता रहा, रोता रहा। ये देख योगी मुस्कुराते रहे और परिजनों से उसे तंग न करने को कहते रहे। उत्तराखंड की स्थानीय परंपराओं के अनुसार बाल कटाने से पहले बच्चे को हल्दी लगाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में बान देना भी कहा जाता है। इससे पहले सुबह सीएम योगी अपने परिवार के बच्चों के साथ गांव में पहाड़ी रास्ते में मॉर्निंग वॉक पर भी निकले। वो पहाड़ों में बने रास्तों में चलते चलते बच्चों से बातचीत करते नजर आए। सोमवार शाम अपने पूरे परिवार के साथ बिताई, साथ ही साथ दूर दूर से आए रिश्तेदारों से भी उनका हाल जाना। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पंचूर पहुंचे। सीएम योगी की बड़ी बहन शशि ने बताया कि वो सब लोग बहुत खुश हैं। 5 साल बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां का आशीर्वाद भी लिया। उत्तराखंड दौरे के पहले दिन यूपी के सीएम योगी विद्याणी में महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ अपने गुरु को याद करते हुए भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि गुरु की जन्मभूमि में उनकी मूर्ति का अनावरण करते हुए वो खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि महंत अवैधनाथ का जन्म यहाँ कांडी गांव में हुआ था। हालांकि 1940 के बाद यहाँ कभी नहीं आ पाए। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वहीं पंजाब में अब नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। सीएम ने कहा कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मान सरकार ने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर सभी कागज तैयार करवा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी के बाद अब पंजाब में नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रखा है उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मान ने कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सरकारी कोठियां खाली करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कारों के लिए भी मुश्किल से पास लिया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर के भी सभी के कागज तैयार करवा रही है। मान ने कहा कि पंजाब में अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंचायतों पर अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चला रखा है। पंजाब की पंचायतों में लोगों ने करीब 5000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। भगवंत मान सरकार ने इन कब्जों को छुड़वाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने प्रशासन को अवैध कब्जों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मुहिम के पहले पड़ाव के अंतर्गत 31 मई 2022 तक 5000 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने कुछ दिन पहले शिवालिका पहाड़ियों से सटे न्यू चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक ब्लॉक माजरी के गांव
अभीतपुर में करोड़ों रुपए की बेहद कीमती 29 एकड़ पंचायती जमीन का कब्जा छुड़वाकर पंचायत के हवाले कर दिया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर और जिला विकास और पंचायत अधिकारी के साथ हाल ही में एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। इस दौरान अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाए, जिसके बाद प्रशासन नाजायज कब्जों की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव किया है। योजना में रजिस्टर्ड लड़कियों को कॉलेज जाने पर अब एक की बजाय 2 किश्तों में 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है। योजना में रजिस्टर्ड लाडलियों को कॉलेज जाने पर एक की बजाय 2 किस्तों में 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। जानकारी मिली है कि राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण लागू करने के पहले बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब पहले चरण वाली लाडली लक्ष्मी को सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने पर स्कॉलरशिप के एक मुश्त 25,000 रुपए का भुगतान नहीं किया जाएगा। आज 2 योजनाओं का संगम है। एक जो हमारे हृदय से निकली है लाडली लक्ष्मी योजना, और दूसरी माँ तुझे प्रणाम जो भारत माता के प्रति देशभक्ति की भाव पैदा करने के लिए प्रारंभ की है। ये योजना बीच में बंद कर दी गई थी, लेकिन आज लाडली लक्ष्मी बेटियां माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत इसकी बजाय बेटियों के खाते में 2 किस्तों में राशि डाली जाएगी। बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। लाडली लक्ष्मी बनी बेटियों को इस साल कॉलेज में एडमिशन लेते ही 25,000 की राशि देना तय हुआ था। इसे शिवराज कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है, लेकिन हाल ही में वित्त विभाग ने एक मुश्त खाते में 25,000 रुपए के भुगतान पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी ने अहम बदलाव किया है। अब कॉलेज में प्रवेश लेने वाली बेटियों को 2 किश्तों में भुगतान होगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना में अभी तक 43 लाख बेटियां रजिस्टर्ड हैं। साल 2024 में 1300 लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज जाने लगेंगी। ऐसी संभावना है कि सरकार एक किस्त की राशि साल 2023 में ही उनके खाते में डाल देगी। यहाँ बता दें कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। लाडली लक्ष्मी बनी बेटियों को इस साल कॉलेज में एडमिशन लेते ही 25,000 राशि देना तय हुआ था। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा से भेंट मुलाकात अभियान का आगाज किया। इस दौरान वो कुसमी थाना परिसर पहुंचे और वहां स्थित श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और इस दौरान सीएम पुलिसकर्मियों के परिजनों से भी मुलाकात करते नजर आए। देखिए हमारी रिपोर्ट। सीएम के छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा दौरे की शुरुआत सामरे विधानसभा क्षेत्र के कुमसी से हुई। यहाँ पहुंचते ही उन्होंने राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की और पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वो वहां के राशन दुकान पहुंचे। यहाँ महिला हितग्राही ने गरीबी रेखा से नाम कटने की शिकायत उनसे की। महिला ने कहा कि वो राशन कार्ड बनवाने के लिए भटक रही है। वही शिकायत सुनते ही सीएम ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से यहाँ के सीएमओ को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए। राशन की दुकान के निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक हितग्राही को खुद तौलकर राशन दिया। मुख्यमंत्री बघेल हेलीपैड से सीधा कुसमी थाना परिसर पहुंचे और वहां स्थित श्री राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर भेंट मुलाकात अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद थाना परिसर में पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात की। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने और छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए
पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए पुलिसकर्मी के परिवारजनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुलिसकर्मियों के बच्चों से बड़ी ही आत्मीयता के साथ मिले और बच्चों को चॉकलेट बांटी। मुख्यमंत्री बघेल ने भेंट मुलाकात के अभियान में रवाना होने से पहले मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण एक लंबे अरसे से लोगों के बीच नहीं आ पा रहे थे। हालांकि पिछले साल सामाजिक संगठनों की बैठक में शामिल होने का मौका मिला। भ्रमण के दौरान शासकीय योजनाओं की धरातल पर स्थिति की जानकारी लूंगा। उन्होंने कहा कि आम जनता से और जनप्रतिनिधियों से मिलने से योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या जुड़ना चाहिए, इसकी जानकारी मिलती है। भ्रमण के दौरान गांव में हुए अच्छे कार्यों के साथ वहां की समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मेरी कोशिश होगी कि मैं अधिक से अधिक समय लोगों के साथ बिताऊं। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान वो पीडीएस दुकान, पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, थाने, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, नगर पंचायत के दफ्तर जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। नहले पे दहले में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हमारी सरकार रिपीट होती है तो प्रदेश से पलायन कर चुके उद्योगों को वापस लाया जाएगा। सरकार ग्रेटर परवाणु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विचार कर रही है। सीएम परवाणु में उद्योगपति संघ सदन के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बात कर रहे थे। सीएम ने कहा कि सरकार हिमाचल को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए कटिबद्ध है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में हुए अभूतपूर्व विकास के बावजूद कांग्रेस नेता विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। देश ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। पंजाब में भी कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है और अब इस साल नवंबर में हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। आम आदमी पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल में सीएम ने कहा कि आम आदमी के नेता भी राज्य की जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आम आदमी पार्टी ने नेता अपने राज्यों को देखें, उन्हें हिमाचल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है। किसानों का लोन माफ कर सकती है सरकार। और एक कार्यक्रम में ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार इस पर विचार भी कर रही है। जिन किसानों ने 2 साल से अपना बकाया लोन जमा नहीं किया है या फिर जिनका 2 लाख रुपए से अधिक का लोन है, उनका ऋण माफ कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी है। जिन किसानों ने 2 लाख तक का लोन के बाद उसे जमा कर रहे हैं या अभी जमा नहीं किया है, उद्धव ठाकरे सरकार ऐसे किसानों का लोन माफ कर सकती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संकेत दिया है कि सरकार उन किसानों को लोन माफी देने पर विचार कर रही है जिन्होंने या तो अपना बकाया लोन जमा नहीं किया है या फिर जिनके पास 2 लाख रुपए से अधिक लोन है। साथ ही जो दिसंबर 2019 में घोषित सरकार की ऋण माफी योजना के लाभार्थी नहीं है। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान में 3 साल के लिए राज्य स्तरीय कृषि पुरस्कारों के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ठाकरे ने कहा, भूतनाथ की 12 वर्ष की तपस्या के संपूर्ण होने पर आयोजित संत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे देश से आए साधु संतों का अभिनंदन किया। पृथला विधानसभा क्षेत्र के पनहेड़ा खुर्द गांव में हो रहे इस आयोजन को कुंभ के मेले जैसी अनुभूति बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये देश तप और तपस्वियों की कृपा से लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि देश के साधु संतों ने इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस देश की संस्कृति
ऋषि मुनियों और साधु संतों के आदर्शों से जुड़ी है। खट्टर ने कहा कि महाराज अवधूतनाथ ने 12 साल की जो तपस्या की है, उसके पीछे भी मकसद इस देश और प्रदेश की सुख और समृद्धि है। मनोहर लाल ने अपनी तरफ से गांव में 2 एकड़ जमीन पर 50 लाख रुपए की लागत से व्यायामशाला का निर्माण करवाने और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की लागत से कम्युनिटी सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इसके अलावा भी अगर ग्रामीणों की कोई मांग है तो वो स्थानीय विधायक नयन पाल रावत के जरिए उन तक भेज सकते हैं। इस अवसर पर सम्मेलन को केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर, अलवर के सांसद योगी बालकनाथ ने भी संबोधित किया। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई ऑक्शन पॉलिसी पूरी तरह से पारदर्शी है और इससे से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये पॉलिसी न केवल आम लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है, बल्कि इससे प्राधिकरण की आय में भी इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गत वर्ष के दौरान किसानों का लगभग 4000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है। इस वर्ष भी लगभग 6000 करोड़ रुपए की अदायगी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब 3000 एकड़ भूमि विकसित करके 11,000 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की जाएगी। इस भूमि पर लगभग 2230.90 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इनमें पीपीपी मोड पर पंचकुला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सेक्टर 20 और 28 में रिहायशी आवास और एसटीपी का निर्माण के अलावा फरीदाबाद के सेक्टर 78 में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराना है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई ऑक्शन पॉलिसी की बात की जाए तो इससे 11,461.36 करोड़ रुपए की राशि नीलामी से अर्जित हुई है। इसमें आवासीय क्षेत्र से 6,503.15 करोड़, व्यवसायिक से 3,545.48 करोड़ और संस्थागत क्षेत्र से 1,412.73 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ई ऑक्शन से गुरुग्राम मंडल से सबसे ज्यादा 5,434 करोड़ रुपए आई हुई है। मुख्यमंत्री ने HSVP को इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से एक प्रॉपर्टी का ब्यौरा रखने का निर्देश दिया है ताकि प्राधिकरण के पास हर दिन का पूरा डेटा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को IMS के माध्यम से प्रत्येक प्लॉट का ब्यौरा, उसकी नीलामी, अलॉटमेंट, संबंधित सेक्टर में कितने प्लॉट खाली बचे हैं और कितने विकसित हो चुके हैं आदि का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। सीएम ने प्राधिकरण को एक डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राधिकरण की ये बैठक 1 साल बाद आयोजित की गई है। इसे अब हर 4 महीने बाद अवश्य आयोजित की जाएगी। अगली बैठक 10 अगस्त को आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित एजेंडे पर आगामी विचार विमर्श किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को HSVP द्वारा भूमि अलॉट की गई है, अगर वो संस्थाएं अपने धार्मिक या सामाजिक स्थल के बाहर दुकान आदि विकसित करते हैं तो इसके लिए शुल्क अदा करके मंजूरी ले सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए नहले पे दहला में बस इतना ही। आप देखते रहे नेटवर्क 10। जय हिंद।